हिंदी, इंग्लिश, मराठी। मराठी भूल गया, मराठी इतना सुनकर। हिंदी मैंने 2-3 लाइन सीखा था, वो इतना सुना फिर भूल गया वो। मैं आज ओवरवेल्म्ड, स्पेशली आप लोग आए मेरी संख्या में, एंड देन यू आर इंटरेस्टेड इन दिस, एंड मेरे को एक खास चीज़ यहाँ लग रही है, जो कि मैं खुद भी एक फादर हूँ, एंड आई अंडरस्टैंड पेरेंट्स की जिम्मेवारी। आज मुझे यहाँ 2 पेरेंट्स बैठे हैं सक्सेसफुल कैंडिडेट के। मुझे इस ज़मीन पे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा भरोसा है, बहुत उपजाऊ ज़मीन है ये। यहाँ पे सिर्फ 2 पेड़ अच्छे नहीं लग रहे मुझे। क्या बात है। अगली बार जब मैं आऊँ मैं ज़रूर आना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू हैव मोर पेरेंट्स सिटिंग हियर एंड मोर फेलिसिटेशन। और ये हो सकता है बिकॉज मैं बिलीव करता हूँ कि आज मुझे ये सब सुनने नहीं आए हैं आप, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि नॉर्मली हर बीच में एक पेड़ छुपा होता है। एवरी सीड हैज अ ट्री इन इट, लेकिन जब तक उसको पूरा उसको सारे इकोसिस्टम सपोर्ट नहीं करती है, जब उसको बीज को पानी नहीं मिलता है, उसको पोषण नहीं मिलता है, उसकी देखभाल नहीं मिलती है, तो बीज ही रह जाता है। आई थिंक दैट्स द रोल ऑफ फैमिली। फैमिली का रोल होता है कि उस बीज से उस पेड़ को बाहर निकाले, और फिर पता नहीं उसे कितने बीज और पैदा कर सकते हैं। आई सिंसियरली बिलीव इन ऑनरिंग द पेरेंट्स, ऑनरिंग द फैमिली, ऑनरिंग देम, एंड देन दिस इज समथिंग व्हिच आई ऑलवेज डू। जब इनके लिए हमने ऑर्गेनाइज किया था, तो ये शायद ऐसा सोच रहे थे कि जिसका सेलिब्रेशन करना होता है वो तो है नहीं, वो तो ट्रेनिंग में चले गए। आई एक्सप्लेन देम कि हम आपका सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम आपको सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज कुछ बात करते हैं कुछ लोग जो इस एग्ज़ाम को दे जाए कि कहाँ से शुरुआत की जाए। और बाबा जी ने लगभग 80% मेरा टॉपिक ले लिया। I think with due respect, I have to lodge my complaint. कि मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इनसे ये सारे शब्द सुनेंगे। सीसेट का शब्द सुनूंगा, वाहेगुरु का नाम मैं अपेक्षित था, लेकिन सीसेट अपेक्षा नहीं थी। लेकिन उन्होंने जिस तरह से जिस बारीकियों के साथ इंटरव्यू की बात की, मुझे ऐसा लगा कि I think I'll get jobless after some time. तो थोड़ी कंपटीशन टफ हो गई है, लेकिन कोशिश करूंगा कि मैं अपने जॉब को बना के रखूं। आई वुड लाइक टू टेल यू, जो सोच रहे हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं एग्जाम में, नॉर्मली लोग शुरू करते हैं कि कैसे करें, हाउ टू डू इट, क्या पढ़ें, कहाँ पढ़ें, कैसे इंग्लिश सुधारें। लेकिन मैं राहत बनता है कि मैं अपने हिसाब से जो मैंने अनुभव लिया है उसको बताऊँ आपको। जब भी आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करें, तो कभी भी आप इससे मत शुरू करें कि कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें। एक सवाल अपने आप से आज ज़रूर करें आपसे कि मैं क्यों इस एग्ज़ाम को देना चाहता हूँ। आई थिंक यू शुड स्टार्ट विथ वाई। वाई इज़ ए वेरी पावरफुल वर्ड, क्योंकि ये मार्ग में जब आप चलेंगे तो बहुत सारे दुश्वारियाँ आएंगी, समस्याएँ आएंगी। उन समस्याओं को अगर आप दूर करना चाहते हैं, उनको फाइट आउट करना चाहते हैं, तो आपका वाई है जो आपको आगे लेकर चलेगा। आज रात, कल सूरज निकलने से पहले आप बैठ करके अपना वाई क्लियर कर लें। मैं क्यों जाना चाहता हूँ इस जॉब पे। और ये वाई बहुत निजी होता है, बहुत निजी होता है। मुझे याद है, वो हमारे स्टूडेंट नहीं थे, लेकिन टीना डाबी का आप लोगों ने नाम सुना होगा संभवतः। उसी वर्ष में उनका रैंक 3rd था। 3rd रैंक के स्टूडेंट से पूछा था, इंटरव्यू में यही क्वेश्चन पूछा था। टू माई अंडरस्टैंडिंग इज अ 6 जेंटलमैन, 3rd रैंक ऑफ इंडिया इन 2014 रिजल्ट। उनसे पूछा कि व्हाई यू वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर। उनका बहुत ही सीधा सरल जवाब था, मतलब आई थिंक टीना टोल्ड मी अबाउट इट, कि आई वांट टू सी a smile on the face of my father. That's it. It can be as simple as private, इतना निजी हो सकता है, that's it। और उनके लिए वो इतना ही काफी था कि
सारी हदों को पार करते हुए he got rank ऑल इंडिया रैंक 3 to get that. This is what I would like you to identify. ये कुछ भी हो सकता है, मतलब एक छोटी सी चीज़ के मैं अपने फादर के फेस पे स्माइल देखना चाहता हूँ, ये हो सकता है। या फिर एक आप सबको जानते होंगे एक बात की आप जो युवा इस कमरे में बैठे हैं कि आप एक अमृत काल में जी रहे हैं। आपको पता है कि अगला 25 साल जो हमारे देश का है, इट हैज बीन आइडेंटिफाइड एज अमृत काल। इस काल में ऐसी उम्मीद है कि ये देश एक विकसित देश बन जाएगा। दिस कंट्री विल बिकम अ डेवलप्ड कंट्री। अगर इस डेवलप्ड कंट्री में आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, एट द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल पर सेवा देना चाहते हैं, मेरे विचार से इससे बढ़िया मौका इस देश में देश को विकसित बनाने में, विकासशील से विकसित बनाने में और दोबारा नहीं आने वाला है। So you have a stake to make this country a developed nation. Imagine that. कई बार तो मुझे मैं बोल सकता हूँ, ये शिकायत कर सकता हूँ शायद ऊपर वाले से या कुछ जिससे भी शिकायत जाती हो, मैंने थोड़ी पैदा होने में थोड़ी टाइम गलत चुन लिया। अगर 25, 30, 40 साल पहले पैदा हुआ होता तो शायद कोई स्वतंत्रता सेनानी होता, कुछ आज़ादी में हिस्सा लिया होता, कुछ देश आज़ाद कराने में कुछ भगत सिंह के बगल में खड़ा होता, कुछ कर रहा होता, मैं भी अम्बेडकर जी के साथ कहीं चला गया होता, कुछ एक आध सड़क पे का नाम होता डॉक्टर खान मार्ग, कुछ तो हो जाता मेरा। या फिर थोड़ा 25, 30, 40 साल के बाद पैदा होता तो चैट जीपीटी पे क्या होने वाला है ये देख पाता, तो ना मैं तो उधर रहा ना मैं इधर रहा। बट आप लोग जरूर ध्यान रखें, आप सही टाइम पे पैदा हुए हैं, ये देश विकसित हो जाएगा। दिस कंट्री आई प्रॉमिस विल बिकम अ डेवलप्ड नेशन। चाहे ये काम करें या वो काम करें, आप कंट्रीब्यूट करें या नहीं करें, बट अगर आप अपने आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आपका ये एक वाई हो सकता है। मैंने बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो रिटायरमेंट हो गया, उनका जिसका रिटायरमेंट होने वाला है, मैं उनसे मिलता हूँ अक्सर, तो रिटायरमेंट के बाद खास करके उनकी आंखों में एक विशेष चमक देखता हूँ जो कहीं नहीं मिलती है। They tell me, Dr. Khan, do you know that this policy I drafted? Do you know that I sanctioned that bridge जो उस गांव को जोड़ती है? I wrote this policy, which is what is implemented in the country. वो चमक मेरे ख्याल में किसी और जॉब में नहीं मिलेगी। अब मैं नहीं बोलता हूँ कि बाकी काम कमजोर होते हैं, आप टीचर हैं, टीचर होकर के आप अच्छा पढ़ा सकते हैं, आप इंजीनियर हैं, सड़कें अच्छी बनवा सकते हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इलाज अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक IAS IPS हैं तो आप ये सुनिश्चित करेंगे कि सड़कें अच्छी बने, आप ये सुनिश्चित ये भी कर सकते हैं कि स्कूल टाइम पे हो और अस्पताल में सबका इलाज हो। There is no other job which can give you this one job with this सारी चीजें। And if you really want that, ये आपका वाई हो सकता है, लेकिन मैं अपना वाई आपके अंदर नहीं डाल सकता हूँ। आज सबको अपना वाई डिसाइड करना है। अगर आपने अपना वाई डिसाइड नहीं किया है और इसमें इंटर कर जाते हैं, I suppose it is very painful, because आप टिकेंगे नहीं। इस पर इतना ज़्यादा बोझ है इसमें काम का कि अगर आपको वाई आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, you will definitely not last and you will not get what you want. Please identify your why. उसके बाद आती है नेक्स्ट चीज कि you should know that where I have to go, कहाँ मैं जा रहा हूँ। I think that is very important. I think आप सब लोगों को पता है कि एग्जाम में 3 स्तरों पर होती है, PT, मेंस और इंटरव्यू। Just to briefly explain, PT मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप के होते हैं, मेंस में लिखने वाला होता है और जी ने सब बता ही दिया है तो मुझे ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं। उसके बाद एक इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये 3 लेवल पे ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है और इसमें मैं चाहूँगा कि आप अगर एक बार वाई क्लियर हो जाए तो सिलेबस को निकाल करके उसके ऊपर अपना काम करना शुरू कीजिए। स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग वेयर यू आर गोइंग। यू मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट योर डेस्टिनेशन। वी वुड लाइक यू टू डू आफ्टर दैट is that you pick up previous year's question. पिछले सालों के क्वेश्चन निकालिए, नेट पे बहुत सारे अवेलेबल हैं, उन क्वेश्चंस को निकाल करके उनको पढ़ना शुरू कीजिए। जवाब नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा क्या पूछ रहे हैं,
बट आई वुड लाइक यू टू स्पेंड क्वाइट ए फ्यू डेज, क्वाइट ए फ्यू वीक्स, आप उस पर बिताएं अपने आप, अपना टाइम निकालें कि हाँ इसमें ये पूछा, इसमें ये पूछा, इसमें ये पूछा। जब आपने अपने क्वेश्चंस पे टाइम बिता दिया है तो उसके बाद योर माइंड वुड बेसिकली स्टार्ट कनेक्टिंग कि ये सिलेबस में ऐसे पूछा था तो इससे क्वेश्चन बनते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को कई बार ये बहुत समय लग जाता है क्योंकि वो 7 ब्लाइंड मैन एंड एलिफेंट की स्टोरी है। कभी उसके एलिफेंट की टांग पकड़ लेते हैं, कभी उसकी पूंछ पकड़ लेते हैं, कभी उसकी सूंड पकड़ लेते हैं और वो उनको समझ में नहीं आता क्या है। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले सिलेबस को इंटरलाइज किया जाए और उसके बाद क्वेश्चन पढ़ करके उसका कनेक्ट किया जाए। क्योंकि यूपीएससी पता नहीं आप लोग हिंदी फिल्म देखते हैं क्या? देखते हैं ना। एक फिल्म मेरी बहुत फेवरेट फिल्म थी, वो रॉडी राठौर, देखा था आपने? बहुत बढ़िया। उसमें एक डायलॉग है, जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ, नहीं करता हूँ, और जो मैं नहीं कहता हूँ वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। ये पता है किसके लिए कहा गया है? यूपीएससी के लिए। कि जब आप सिलेबस देखिएगा तो उसमें जो कहा गया है वो तो है, वो पूछ सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते हैं, लेकिन जो नहीं कहा है वो जरूर पूछते हैं। तो आपको ये कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। एंड द लीडिंग रॉडी राठौर इज यूपीएससी एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्पेंड ए फ्यू वीक्स ऑन दैट। जब ये दोनों क्लियर हो जाते हैं कि मैं क्यों एग्जाम देना चाहता हूँ, कहाँ जाना चाहता हूँ, उसमें पहुँचने के बाद वहाँ पे क्या डिमांड है, प्लीज ये प्रोसेस जरूर फॉलो कीजिएगा। उसके बाद आपके पास दो विकल्प आते हैं। एक विकल्प आता है आपके पास कि मैं खुद से तैयारी करूं। दूसरा विकल्प है कहीं मैं कोचिंग ले लूं। देखिए इस एग्जाम में अगर आपको बताऊं तो जनरल स्टडीज का ही बोलबाला है। आई थिंक 2013 के बाद इस एग्जाम में बहुत बदलाव आ गया एंड इट बिकेम जनरल स्टडीज सेंट्रिक। केएसजी पहले से जनरल स्टडीज ही करती थी, लेकिन पहले हमारा रिजल्ट वगैरह कुछ खास होता नहीं था। और 2013 के बाद जब जनरल स्टडीज मेन स्टे हो गया, हमारे सारे रिजल्ट जो मैं बताता हूँ हर साल लोगों को, वो 2013 के बाद से है। क्योंकि हमें तो जीएस ही आती थी। पीटी में जीएस है, सीसेट का और जीएस का। मेंस में 500 मार्क्स का आपका ऑप्शनल है और 1000 मार्क्स का जीएस है। पेपर 1, 2, 3, 4 4 पेपर है। रिटन एग्जाम है वहाँ पे। और ये पेपर 1 में आप देखेंगे जो इश्यूज आते हैं, मैं थोड़ा सा जो बच्चे अभी सोच रहे हैं एग्जाम देने के लिए उनको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पेपर 1 में जैसे क्वेश्चन आ जाता है, सोशल इशू का है, हिस्ट्री का है, कल्चर का है, कुछ ज्योग्राफी का क्वेश्चन आता है। ये कुछ जनरल स्टडीज का पेपर 1 हो गया। ये पेपर 2 में आ जाता है। पेपर 3 में आ जाए तो कुछ आपको मिलेगा, इकोनॉमी के क्वेश्चन आते हैं, इंडियन इकोनॉमी के, कुछ टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं, कुछ इन्वायरमेंट के आते हैं, कुछ डिसीजन मेकिंग के, कुछ डिजास्टर मैनेजमेंट के, ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं। फिर पेपर 4 में अगर हम आ जाएं तो वहाँ पे एथिक्स का पेपर है। उसमें कुछ थिंकर्स वगैरह के क्वेश्चन आते हैं, कुछ बिहेवियर परसेप्शन पे क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन केस स्टडी पे देते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ तो आप क्या करेंगे। ये पेपर 4 है। सब मिलाकर के 1000 मार्क्स। आपको क्लियर पता लग गया कि जितना ऑप्शनल की कीमत थी उससे दोगुनी कीमत आपकी जनरल स्टडीज की है। उसके बाद एक एस्से आता है। एस्से 250 मार्क्स का है। आप लोग एस्से तो लिखे होंगे ना आपने बहुत स्कूल में, तो एस्से का तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आपने लिखा होगा हैप्पी दशहरा, हैप्पी होली, माय बेस्ट फ्रेंड। लेकिन यहाँ पे ये सारे टॉपिक नहीं है, टॉपिक थोड़े बदल जाते हैं। यहाँ पे टॉपिक आता है एथिकल टॉपिक, सोशल टॉपिक, इन्वायरमेंटल टॉपिक, इंटरनेशनल टॉपिक। ये सब टॉपिक कहाँ पढ़ते हैं आप? जीएस में ही पढ़ते हैं। तो जीएस के ही ये टॉपिक हैं जो आपको एस्से में भी काम आते हैं। तो आप देखिए 1000 प्लस 250 मार्क्स, 1250 मार्क्स में फिर जीएस आ गया। अब इसके बाद आप 1750 मार्क्स में 500 मार्क्स का ऑप्शनल और 1000 मार्क्स का जीएस और 250 मार्क्स का 250 मार्क्स का आपका एस्से। तो 1750 मार्क्स में अगर 500 हटा दें तो पूरा जीएस है। इसके बाद आप चले जाएं इंटरव्यू में। 275 मार्क्स का इंटरव्यू है। इंटरव्यू में बेसिक क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन आपसे शुरू में पूछ लेंगे कि आपका नाम क्या है, आपकी हॉबी क्या है और आप कहाँ से आते हैं। उसके बाद वो तुरंत शिफ्ट कर जाते हैं
करंट अफेयर पे, इकोनॉमिक इश्यूज पर, सोशल इश्यूज पर, एथिकल इश्यूज पर, मोरल इश्यूज पर, सोशल इश्यूज पर, इकोनॉमिक इश्यूज पर, टेक्नोलॉजिकल इश्यूज पर, ये सब कहाँ पढ़ते हैं आप? फिर से जीएस आता है। तो आप देखें 2025 मार्क्स के टोटल एग्जामिनेशन में अगर सिर्फ 500 को हटा दिया जाए तो ऑप्शनल का सब जगह जीएस है। अब मैं यहाँ पे आप सभी काफी संख्या में लोग हैं, किसी ने जीएस की पढ़ाई की क्या है? ऑनर्स इन जनरल स्टडीज, बीटेक इन जनरल स्टडीज, LM इन जनरल स्टडीज या फिर एमफिल इन जनरल स्टडीज, कहीं पढ़ाई होती है क्या? ये बड़ा अजीब विरोधाभास है कि सारी जिंदगी हम तैराकी सीखते रहते हैं और लाइफ में कंपटीशन साइकिलिंग की चल रही है। तो बहुत डिफरेंस है दोनों में। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रियलाइज, दो चीजें यहां से निकल करके आती हैं बहुत सिंपल सी, कि आज अगर जीएस की परीक्षा हो रही है तो कोई भी हिंदुस्तान में मुझसे जीएस में आगे नहीं है, कि उसने चाहे कुछ भी कर रखा हो, जीएस तो नहीं कर रखा है ना, और एग्जाम जीएस का है। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस लाएं कि चाहे मेरा बैकग्राउंड कुछ भी है, जीएस में मैं आज एक बार फिर से शुरुआत करके अपना करियर लिख सकता हूं, लिख सकती हूं, बिकॉज जीएस एग्जाम है ये। और दूसरा, चूंकि ये जीएस की पढ़ाई है तो सब लोग लगभग वेग से हैं। आप लोगों को पता है कितने प्रतिशत मार्क्स में टॉप किया जाता है कंट्री में? जो टॉप करते हैं कितने नंबर आते हैं उनको? हाँ जी, 52%, 52%, 51%, 53% is the score of the topper of the country. जिसके हाईएस्ट मार्क्स आते हैं पूरे कंट्री में, उसको इतने आते हैं। आपको याद है कभी आपने लाइफ में स्कूल में 52% का आपके पास मार्कशीट आया था, घर जाने में कितना मजा आ रहा था उस दिन? किसी पेपर में कैसी आरती उतारी गई होगी आपकी? आज आपसे मैं कहता हूं कि अपने आप को डिमोट कर लीजिए, थोड़ा अपना टारगेट ही 52% बना लीजिए। 52% में यू कैन एक्सेल, यू कैन गेट द जॉब, व्हिचएवर जॉब यू वांट यू कैन गेट इट। बड़ा एवरेज सा एग्जाम है ये, अगर देखा जाए तो, है ना? लेकिन इस एग्जाम में अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे इस पे काम करेंगे। पहले एग्जाम का एक ब्रॉड आइडिया आपके पास आ गया कि जनरल स्टडीज का एग्जाम है। जनरल स्टडीज में कोई भी, और एक कई बार ना लोग शशि थरूर को हमने इतना सुन लिया है कि लगता है कि अंग्रेजी वही अंग्रेजी होती है। तो शशि थरूर को नहीं ढूंढ रहे हैं। अंग्रेजी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं कि अंग्रेजी की वजह से कोई रुक जाता है। और जो लोग ये सेलेक्ट हो रहे हैं, आप सुने उनके यहाँ भी इंग्लिश में भी वैसे ही है। हम कई बार ना इंग्लिश को अपनी मानसिकता का भाग बना लेते हैं। देखो, कि मैं अपना पर्सनल, इफ आई कैन टेल यू माय बैकग्राउंड, आई कम फ्रॉम ए वेरी बैकवर्ड स्टेट, बिहार, और उसका भी एक बैकवर्ड जिला है चंपारण, वहां से आता हूँ, जहाँ कोई कुछ भी इंग्लिश नहीं होता था। एंड छठी जमात में हमारे यहाँ ABCD सिखाया करते थे, एंड आई एम प्रोडक्ट ऑफ दैट काइंड ऑफ थिंग। बट इंग्लिश सीखी जा सकती है, भाषा ही तो है। और मैं आपको 2-4 चीजें बताता हूँ, अगर आप उसको ध्यान दें तो आपकी इंग्लिश मेरे ख्याल में थोड़े समय में बिल्कुल चेंज हो जा सकती है। आई वुड रियली लाइक यू टू, अगर आप इंग्लिश, जैसा बता रहे थे बाबा जी हमारे को कि इंग्लिश हैज बीन ए मेंटल ब्लॉक फॉर लॉट ऑफ पीपल, तो लेट अस ट्राई आइडेंटिफाई कि कैसे हम इंग्लिश को ठीक कर सकते हैं। 2-4 में जो टूल मैंने अपने ऊपर इस्तेमाल किया था, आई एम गोइंग टू शेयर दैट विद यू। देखिए, हम ऐसा तो नहीं सोच रहे कि वी स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश लाइक शशि थरूर, उसके लिए शायद जिंदगी चाहिए, एंड दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, तो उसके लिए टारगेट भी नहीं बनाते हैं। आई थिंक आई वुड लाइक यू टू टेल यू फर्स्ट थिंग कि पहला काम आप करें कि इंग्लिश में सोचना शुरू करें जब भी आपको मौका मिलता है। स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश, टूटी फूटी, गलत सही जैसा भी हो, थिंक इन इंग्लिश। जब भी, जैसे कि मुझे सेमिनार में जाना है, थिंक अबाउट आई हैव टू गो टू सेमिनार, इतना तो सोच सकते हैं आप। धीरे 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 आपको माइंड में वो थॉट प्रोसेस में इंग्लिश ले आइए। दूसरा मैं चाहता हूं कि तरीका आप क्या करें कि लेट इंग्लिश बी poured into your ears, सुने आप इंग्लिश को जहां भी मौका मिल जाए। देखिए, हम सबकी अलग अलग प्रांतीय पुट है अपने भाषा में। जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूं तो इसमें डेफिनेटली एक बिहारी अंश मिलेगा आपको, एंड आई थिंक आई एम सो प्राउड ऑफ इट। आप कितनी भी हिंदी बोल दें उसमें मराठी पुट मिलेगा, आप यू शुड बी प्राउड ऑफ दैट। और हम इंग्लिश कितनी भी बोल लें, हमारी क्षेत्रीय भाषा कैसा रहेगा। तो अब
इंग्लिश को डालिए कान में। क्यों हम बोलते हैं एक पर्टिकुलर फॉर्म में? इसलिए बोलते हैं कि हमने वो इतनी बार सुन रखा है कि उसी लहजे में हम बोलते हैं। सब एक जैसे एक ही एक्सेंट में बोलते हैं यहाँ पे सब लोग, बिकॉज वी हैव हर्ड दैट सो मच। तो सुनना शुरू कीजिए, चाहे वो फिल्म के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, किसी भी माध्यम से। लेट इंग्लिश गो इन योर ईयर्स एज मच एज यू कैन, एज मच एज यू कैन, एज मच एज यू कैन। तो उसको डालने दीजिए। और फिल्म में या कहीं भी देखिए तो अलग अलग रोल प्ले होते हैं वहाँ पे। एक दुकानदार बात कर रहा है एक सामान खरीदने वाले से, एक टीचर बात कर रहा है अपने स्टूडेंट से। तो अलग अलग भूमिका में कैसे भाषा का प्रयोग होता है, आप वैसे छोटी सी फिल्म या कोई ऐसी चीज है उसके सहारे देख सकते हैं। So I would like you to do the second thing apart from thinking is watching those videos of different role played by them, और इसको करने दीजिए, आप सुनने दीजिए, कान में जाने दीजिए इंग्लिश। तीसरी चीज मैं चाहता हूँ कि लाउड रीडिंग करें। लाउड रीडिंग करने से आपको क्या होगा कि मल्टीपल प्रोसेस होगा। माइंड देखेगा, माइंड उसको फिर उसको प्रोसेस करेगा, वर्ड बनाने के लिए वर्ड बाहर बनकर निकलेगा, फिर उसको कान में जाएगा, फिर प्रोसेस होगा। लाउड रीडिंग के लिए आप नियम बना लेना कि मुझे 5 मिनट दिन में 2 बार लाउड रीडिंग करनी, सिर्फ 5 मिनट। आप देखें आपकी जुबान टूटती है, सब भाषा के लिए जुबान तोड़ना पड़ता है। तो अगर किसी ने हिंदी सीखी है बाहर से तो वो बोलेगा मैं वहां जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं बोलूंगा मैं वहां जाना चाहता हूँ, क्योंकि ये ऐसे टूट गई है। तो उतनी बार आप लाउड बोल करके अगर आप देख लेंगे तो आपकी भी भाषा वैसी सहज हो जाएगी और आप बोलने लगेंगे। जरूर कीजिए इस काम को कि लाउड रीडिंग कीजिए। और उसके बाद जो एक प्रोसेस आता है, इन सबको बिना सवाल किए आप प्लीज, जो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसको आप कम से कम 1 महीना जरूर कीजिए। डोंट एक्सपेक्ट ए मिरेकल वुड हैपन कि आज शुरू किया कल फर्क क्यों नहीं दिख रहा है। 1 महीना करें और फर्क जरूर आ जाएगा, ये मेरा वादा है। इसके अलावा आप थोड़े बहुत आप लिखना शुरू करें, एक्सप्रेशन शुरू करें। और एक्सप्रेशन की ज्यादा समस्या नहीं है, और मैं एक्सप्रेशन के बारे में थोड़ी अलग से थोड़ी देर में और बात करने वाला हूँ आपसे। लेकिन ये इंग्लिश की एक हमेशा हमारे दिमाग में रहती है। मोस्टली हम अपने रास्ते में खड़े रहते हैं। किसी की इंग्लिश अच्छी होती है, ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि उन्होंने कभी स्कूल में ही उतने पेज पढ़ लिए, उतने सेंटेंसेस बोल लिए। कुछ लोग नहीं बोले, जिस दिन उनको उतने सेंटेंस पूरे हो जाएंगे, उतने घंटे उन्होंने सुन लिए होंगे, उतने पेजेस उन्होंने पढ़ लिया होगा, उतने घंटे सोच लिया होगा, उनका भी आ जाएगा। लेकिन वो दिन आज से शुरू कर दें तो जल्दी आ जाएगा, 1 महीने के बाद शुरू करें या सोचते रहे तो कभी नहीं आएगा। आई वुड लाइक यू टू स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स दैट। एक प्रॉब्लम है, उसको पहचान लिया है, उसका इलाज भी शुरू करें आप। इसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ यूपीएससी में। यूपीएससी के अंदर जो कुछ चीजें हैं, अगर आपने ठान लिया है कि मेरे को तैयारी करनी है, कोचिंग से करनी है, खुद से करनी है, कैसे भी, तो नॉर्मली हम लोग ना एक काम शुरू करते हैं जिसमें मनाते हैं कि हम क्या क्या करेंगे, ये लिखते हैं। आज मैं एक उल्टी चीज आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले एक लिस्टिंग हो कि मैं क्या क्या छोड़ूंगा, क्या छोड़ूंगी। आई थिंक मेक ए नेगेटिव लिस्ट, बिकॉज आपकी ऊर्जा सीमित है। अगर सब जगह लगा देंगे तो मतलब छोटा सा बटन लेके पूरे स्लाइस में लगा दिए, क्रैक ही क्रैक रहेगा, कहीं स्वाद नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने एक जगह उन सबको केंद्रित कर दिया, वहां स्वाद आ जाएगा। तो आप पहले ये लिस्ट बनाएं कि मेरे को ये छोड़ना है, ये छोड़ना है, ये छोड़ना है, ये छोड़ना है, ये छोड़ना, हमेशा के लिए नहीं छोड़ना है, थोड़े समय के लिए छोड़ना है। अगर वो नेगेटिव लिस्ट हो गई और आपको लगता है कि ये काम छोड़ने के लायक है, तो आई थिंक इट इज वर्थ इट। I have not seen a single person who was very popular and became IAS officer or IPS officer or IRS officer. वो लोग ना, इन सब लोगों को जिनको आप देखा है आपने अभी यहाँ पे, ये IPS बनने के बाद पॉपुलर हुए, पहले पॉपुलर नहीं थे। कहने का मतलब ये है कि अगर आप पहले ये काम कर रहे हैं तो आपने उस पर टाइम दिया है ना, निवेश किया है, पॉपुलर कैसे हो जाएंगे? उसके पास चले जाओ, वो बहुत अच्छी बच्ची है, पक्का हेल्प करेगी। अरे उसके बाद चले जाओ, वो आपको ड्राइव करके छोड़ आएगा। अरे वो किसी भी जरूरत हो, किसी भी टाइम उसको फोन करो, आ जाता है। अरे वो तो रोज मुझे गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजता है, आजकल गुड नाइट भेजने लगा है। अगर ये आपकी हरकतें ऐसी हैं, आप इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। आज एक चीज बताऊंगा, इसको जरा इंटरलाइज करने की कोशिश कीजिए। आपके लक्ष्य और आचरण अगर एक सीध में नहीं है, दोबारा बोलता हूँ, यदि आपके लक्ष्य और आचरण एक सीध में नहीं है तो आपके पास बिल्कुल क्लियर विकल्प है, या तो आप लक्ष्य बदल दें या आचरण बदल दें।
कभी नहीं हो सकता है कि आप एड्रेस पॉकेट में रख ले और वो जगह आपके पास आ जाएगी। आपको करना पड़ेगा, एक्शन करना पड़ेगा, और बहुत जगह से आपको बहुत चीज़ें छोड़नी पड़ेगी और वो त्याग देना पड़ेगा। उसकी लिस्ट बनाए। नॉर्मली लोग बनाते हैं कि क्या क्या करना है, क्या क्या पढ़ना है। मैं आपसे बोलता हूँ थोड़ा उल्टा काम करें कि क्या क्या छोड़ना है, इसकी लिस्ट बना लें। अगर ये लिस्ट सही बन गई और आपको लगे कि हाँ ये इट इज़ वर्थ लीविंग फॉर दिस, आई थिंक इट इज वर्थ इट। हाँ, ये कुछ चीज़ें तो अपने आप ही छूट जाती हैं। हो सकता है कि आपके कुछ रिश्तेदार आपको छोड़ दें, आपको ड्रॉप कर दें। ऐसा भी देखा है मैंने कि किसी का बॉयफ्रेंड छोड़ गया, किसी का गर्लफ्रेंड भी छोड़ गई। प्रॉमिस करता हूँ यू विल गेट अ बेटर वर्जन। मेरा थोड़ा सा खराब हो गया इसलिए मैंने बोला ये, आई विल डेफिनेटली गेट अ बेटर वर्जन। और अगर कोई आपको नहीं समझता है तो वो आपका रिश्तेदार नहीं है, आपका एक्चुअल बॉयफ्रेंड या एक्चुअल गर्लफ्रेंड नहीं है। यू हैव ए टारगेट, आप चेस कर रहे हैं और उस दिशा में अगर आपने ऊर्जा लगा दी है, आई थिंक अगर सब जगह से ऊर्जा को अगर एक जगह केंद्रित कर दे, आप जानते हैं पावर ऑफ सिनर्जी, वहाँ पे फायर हो जाता है। और अगर सारी ऊर्जा अगर छिड़ रही, हर जगह फैली रही, तो कुछ भी नहीं होता है। तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू डिसाइड योर फोकस और उस पर काम करें। पहली चीज तो मैंने बताया कि क्या क्या छोड़ना है, उसकी लिस्ट तैयार कर लें और फिर उसके ऊपर अपना काम करना शुरू करें। दूसरी चीज जो शायद ये कुछ लोगों को थोड़ी अटपटी लग सकती है और ये मेरी निजी राय है, मैं बुद्धिस्ट सोशल ऑर्गेनाइजेशन का मंच यूज कर रहा हूँ, बट हो सकता है आपकी राय अलग हो। मेरी राय थोड़ी अलग हो सकती है। स्टार्ट डिसरिस्पेक्टिंग योर वर्क। काम को इज्जत मत दें। कुछ अजीब लग रहा है? सारी जिंदगी हमने सुना है कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। आज मैं खड़ा होकर इस मंच से आपको बोल रहा हूँ कि काम को महत्व ना दें। काम को महत्व देने से एक समस्या पैदा होती है एंड वो ये कि वी गेट इमोशनल अबाउट द वर्क। करना है तो करना है। जैसे मैं एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ आपको कि आपने डिसाइड किया कि मुझे ये फंडामेंटल राइट के ये आर्टिकल याद करने हैं सोने से पहले और मुझे 11 बजे सो जाना है। काम बहुत ज़रूरी है, फंडामेंटल राइट हमें सबको याद होने चाहिए अगर हम एग्ज़ाम दे रहे हैं और करना है तो करना है। 11 बज गए, आपने शुरू किया और आप पहुँचे हैं अभी तक 25 तक। अभी बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स बच रहे हैं याद करने के लिए, लेकिन आपने ठान रखा है कि करना है तो करना है। काम को इतना इंपॉर्टेंट कर रखा है कि 11 की जगह 12 बजते हैं, 1 बजता है, 2 बजता है, 3:30 बजे बिल्कुल ऐसे करते हैं कि यस याद हो गया सारा, और बहुत खुश होकर के आश्वस्त होकर के आप सो जाते हैं। सुबह आपका 6:30 बजे उठना था, आप 11:30 बजे उठते हैं। अगला दिन पूरा खराब हो जाता है। इसमें सिर्फ आपने टाइम को बर्बाद किया, टाइम की इज्जत नहीं की, इतना ही नहीं होता है। इसके साथ जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो समस्या आती है कि आपने अपने माइंड को एफिशिएंट नहीं किया, एफिशिएंसी ट्रेनिंग नहीं दी, जो सबसे बड़ी कमी रहती है। देखो हम सब जानते हैं कि सबको सिर्फ 24 घंटे मिलते हैं, किसी को 24 घंटे 1 मिनट नहीं मिलता है। अब हम किसी को बीट करने वाले हैं, किसी को बीट करेंगे तो कैसे बीट करेंगे? अपनी एफिशिएंसी से बीट करेंगे ना। काम तो बहुत है, काम बहुत आ जाता है, लेकिन समय दोबारा नहीं आता है। आई वुड लाइक यू टू फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड शिफ्ट योर एंटायर फोकस फ्रॉम योर वर्क टू टाइम। टाइम पे फोकस कर लो। और देखो एक मैं खूबसूरत सी चीज बताता हूँ, शायद आपको पसंद आ जाए तो आप यूज करेंगे। एक अखबार लिया आपने, न्यूज़पेपर लिया और सबने बता रखा कि न्यूज़पेपर पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है। आपको लगता है न्यूज़पेपर बहुत जरूरी है, द हिंदू खरीद के बैठ गए, द इंडियन एक्सप्रेस खरीद कर बैठ गए और उसको आपने ले लिया और पढ़ना शुरू किया। अब एक चीज बताया हमें, आपकी न्यूज़पेपर तो आपके लिए छपती नहीं है। अब उसको पढ़ना है, आपने पढ़े जा रहे हैं और फिर उसका टाइम की परवाह नहीं करते हैं। और अगर मुझे एक याद आ रहा है, हमारे बहुत ही प्यारे स्टूडेंट हैं, नाम ले सकता हूँ उनका, मेरे ख्याल में चक्रवर्ती सिंह राठौर उनका नाम है। जयपुर सेंटर में मैं ऐसे ही बता रहा था क्लास में कि आप लोगों को न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना चाहिए, न्यूज़पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला दिन था क्लास का, मैं बोल के चला गया। अगले दिन वो 2 न्यूज़पेपर हाथ में लेकर के आते हैं चक्रवर्ती, और उनकी आंखें लाल लाल हो रही थी और कह रहे हैं कि सर ये कल वाला खत्म नहीं हुआ है, नया आ गया। आई थिंक उनकी आंखें मुझे अभी भी याद है।
मैं जोड़ा मैंने आज वो ही इज एन IAS ऑफिसर, उड़ीसा कैडर में वो IAS अफसर है, लेकिन हम काम पे ध्यान नहीं देंगे। आज से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, टाइम पे ध्यान दीजिए। हेराक्लिटस ने बहुत खूबसूरत सी बात कही है, यू कैन नॉट स्टेप इन द सेम रिवर ट्वाइस। एक नदी में 2 बार पाँव नहीं रख सकते। गोदावरी में 2 बार पाँव डाल सकते क्या? बह गई वो तो पहली बार नदी। समय ऐसा ही है। एक अखबार लीजिए, उस अखबार के ऊपर आप पन्ने पलट कर देख लीजिए कि कितने देर का है। जैसे फर्ज कर लीजिए कि अभी 7:35 हुआ है, लगा दिया मैंने कि 8:15 पर ये न्यूज़पेपर एक्सपायर कर जाएगा। 8:15 हो गए और आपने न्यूज़पेपर का जो टारगेट बनाया था उसका सिर्फ 30% किया है आपने। लेकिन आपने वादा कर रखा था कि इस टाइम पे मैं उठ करके वॉक करने जाऊंगा, एक्सरसाइज करूंगा, खाना खाऊंगा या कुछ और करूंगा। आप बिल्कुल उसको करेगा। काम को इंपॉर्टेंस मत दीजिए। अब आप नेक्स्ट डे आप बैठते हैं वैसी सामग्री लेकर के, लगभग उतने ही टाइम में आप देखेंगे एक बहुत खूबसूरत सी चीज आपके साथ होती है। आपने जो अचीव किया था ना, वो अगले दिन 31% हो जाती है। एक दिन की एफिशिएंसी में 1% की बढ़ोतरी, आप सोच सकते हैं कि आप कितना एफिशिएंट बन जाएंगे ओवर द ईयर। सो प्लीज शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम टास्क, फ्रॉम वर्क टू टाइम। आप देखो ना, पढ़ के आप बैठते, किताब लेकर बैठते, आप लोग का मेंटल ट्रिप होता है क्या? पढ़ते पढ़ते कहीं बीच में निकल जाते हैं, होता है ना? सबका होता है, नेचुरल है। लेकिन एक काम करो, एक न्यूज बुक खोल लो और घड़ी देखो और उस पर लगा दो कि ये 7:35 से ये 7:55 पर ये पेज खत्म हो जाएगा। 7:55 ऊपर लिख दो 7:55, उसके बाद पढ़ना शुरू करो। थोड़ी देर पढ़ने के बाद आप देखोगे कि बीच में कहीं दिमाग चला गया, फिर घड़ी देखा 7:45 हो गया, अभी पहले पैराग्राफ में ही है आप। फिर उसके बाद आप देखोगे कि 10 मिनट में क्या एफिशिएंसी आती है आपकी, क्योंकि आपने पन्ना पलट देना है उसके बाद। ये करके देखो, आप थोड़े दिन करके देखो, बहुत मजा आने वाला है। एंड दिस इज व्हाट इज द डिफरेंशिएटर। किसी को भी 24 घंटे से एक दिन ज्यादा नहीं मिलता है। जो लोग ज्यादा अच्छा अचीव करते हैं, दे हैव ट्रेन्ड देयर माइंड टू बी मोर एफिशिएंट। एंड हाउ दे हैव मेड देम मोर एफिशिएंट इज बाय द सिंपल थिंग दैट दे हैव नॉट गिवन इंपॉर्टेंस टू टास्क, दे हैव गिवन इंपॉर्टेंस टू टाइम। टाइम को इंपॉर्टेंस दो, टास्क को इंपॉर्टेंस मत दो। और जो चीज जब होनी है तभी होनी है, अगर वो नहीं होती है तो आगे बढ़ जाइए, आप उसको छोड़ दीजिए। योर माइंड वुड लर्न टू बिकम मोर एफिशिएंट एंड दैट इज वन टास्क आई लाइक टू एडवाइस। एक चीज और बात करना चाहूंगा आपसे कि ये सारी नेगेटिव की चीजें बता रहा हूँ आपको कि इसको छोड़ दो, काम को मत इंपॉर्टेंस दो। बड़ा नेगेटिव इमेज छोड़कर जाऊंगा मैं आपको, लेकिन कई नेगेटिव मिल करके ना पॉजिटिव हो जाता है, नहीं? माइनस माइनस प्लस। चलो थोड़ा एक और माइनस बताता हूँ। एक ना कभी आप उम्मीद मत करो। आई सपोज उम्मीद छोड़ दो। मतलब कि नॉर्मली होता है ना कि एक्सपेक्टेशन ब्रीड्स मिजरी, मतलब अपेक्षा में सिर्फ दुख है। मतलब ये फिलॉसफी बुद्ध की निकाली है मैंने आपके लिए। अपेक्षा में सिर्फ दुख होता है, एक्सपेक्टेशन से सिर्फ दुख होता है। अपेक्षा तो कई बार ऐसा लगता है कि ये ऊपर वाले से भी हम इतना कर लेते हैं कि उसके बस से भाग जाती है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, माय होप माय गॉड विल फॉरगिव मी फॉर दिस। तो हम क्यों अपेक्षा करें किसी से कि ये सब चीज अच्छी हो जाएंगी? तो मतलब मेरा हेल्थ सपोर्ट नहीं कर रहा इसलिए मैं फेल कर जाऊँ, मेरे फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही इसलिए मैं फेल कर जाऊँ, मेरा बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं कर रहा तो मैं फेल कर जाऊँ, मेरा ये ऑप्शनल सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये कोचिंग सपोर्ट नहीं कर रहा है, सब में। अगर आप ये सोच लो कि सब चीजें सपोर्ट करने लगी और आप बैठे रहो, तो क्या आप IAS IPS बन जाएंगे क्या? तो अगर ये सारी चीजें मिलकर के भी आपको नहीं बना सकती हैं, तो ये अकेले अकेले कैसे रोक लेंगे आपको? सो आप चीज एक ध्यान में डाल लें आप आज कि एक्सपेक्टेशन में सिर्फ और सिर्फ दुख है। मुझे याद है कि कैसे इंटरेक्शन में जब मैं बात कर रहा था तो एक पुराने स्टूडेंट है हमारे, अतर आमिर, शायद आप कुछ लोगों का नाम जानते भी होंगे। उनसे किसी बच्चे ने पूछा ऐसे इंटरेक्शन में कि अच्छा ये बताओ कि आप जम्मू कश्मीर से हो, वहाँ पे तो इतनी आतंकवादी हमले, इतने बम फट रहे हैं, ये हो रहा है, दिक्कतें हो रही है, बंद हो रहा है, कर्फ्यू लग रहा है, आप कैसे ऐसे हालात में कैसे अपने आप को ढाला और कैसे आप ऑल इंडिया रैंक 2 लेकर के आगे?
उस बच्चे को उन्होंने पूरा सेंटेंस भी कंप्लीट करने नहीं दिया था शायद, उनको बीच में रोक करके बोला नहीं 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 प्लीज सिट डाउन, आई कम फ्रॉम ए ब्यूटीफुल स्टेट एंड देन हमारे पेरेंट्स टीचर हैं और मैं एक खूबसूरत जगह से हूँ, क्लीन हवा है वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। जवाब नहीं दिया था। मैंने बात पकड़ा उनको कि बता देते उनको क्या कैसे किया आपने, कैसे आपने हैंडल किया ऐसे सिचुएशन को। ही जस्ट टोल्ड मी अ सेंटेंस जो मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। उन्होंने बताया कि सर आई वाज नेवर इंटरेस्टेड इन एनीवन आउट देयर। दैट्स अ वेरी पावरफुल थिंग। अगर आपको बाधाएं आती हैं, समस्याएं आती हैं, दिक्कतें आती हैं, ऐसा हो सकता है कि आपके पेट को दर्द हो, आपको थोड़ी दर्द हो रहा है, कुछ हिली हुई चीज लग रही है। मैं पेट नहीं हूं, मैं सर नहीं हूं, मैं टांग नहीं हूं, टांग में दर्द है, मेरे को तो एक लक्ष्य है, मेरा रोज पर काम करना है। आई सपोज इफ यू कैन थिंक टू दैट लेवल, दिस कंट्री इज वेटिंग फॉर यू। इसमें जिद्दी लोग चाहिए, बहुत टैलेंटेड, और ये ना बहुत सारे नहीं कुछ चाहिए मुझे। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, आपसे कराएंगे क्या? आपसे रॉकेट थोड़ी लॉन्च करानी है उनको, आपसे सड़कें बनवाएंगे, रास्ते में एक दरगाह भी आ रही है, एक मंदिर भी आ रहा है, एक झोपड़पट्टी भी आ रही है, सड़क बननी है। लेकिन तो उनको क्या चाहिए? एक कोई साइंटिस्ट ऐसा कि फॉर्मूला निकाल दे जिसमें कि कहीं इनको टच किए बिना ही सड़क बन जाए? नहीं, एक जिद्दी इंसान चाहिए जो कि उस सड़क को बनवा दे, देश का विकास कर दे। ये सब चीजें अगर आपके पास जिद है तो यकीन मानो आपको और कुछ नहीं चाहिए। जिद है तो हो जाएगा। जिद बहुत पावरफुल वर्ड है, बहुत ही पावरफुल वर्ड है। और आप देखो ना, मतलब बता रहे थे अभी कि बाधाएं आएंगी, समस्याएं आएंगी। देखो, अगर आपको बाधाएं आ रही है, समस्या आ रही है, सांस फूल रही है, इसका मतलब आप चढ़ाई पे है। नहीं, दिक्कतें आ रही है, इसका मतलब सांस फूल रही है तो चढ़ाई पे है ना। अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग वेरी यूनिफॉर्म, इसका मतलब आप ढलान पे है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ढलान पे सब शांत रहता है, सब मजा आ रहा होता है, हवा एंजॉय कर रहे हैं, वेदर एंजॉय कर रहे हैं। अगर ये सब चीज कम लगने लगे, खराब लगने लगे, सांसें फूल रही हैं, न्यूज बहुत सुखद है। एंड आई थिंक आई लाइक यू टू कीप दैट इन माइंड। और डू नॉट एक्सपेक्ट दैट समबडी वुड कम और पीठ पर आपके हाथ रखेगा, बेटी बहुत अच्छा कर रही है, तू पास कर जाएगी, बेटा तू बहुत अच्छा कर रहा है, पास कर जाएगा। कोई नहीं आने वाला है। और ये गलत भी है एक्चुअली। हम क्या उम्मीद करते हैं लाइफ में कि चीयर लीडर डांस क्यों नहीं कर रही मेरे लिए? अरे भैया, बेंच पे बैठे हो, आपके लिए क्यों डांस करेगी? मैदान में उतरो, छक्के मारो, चीयर लीडर डांस करेंगी। लेकिन तब तक अपना चीयर लीडर खुद बनना पड़ता है। आपने डांस किया होगा ना? डांस किया नहीं किया है ना? दूसरों के लिए किया होगा, किसी की पार्टी में करी होगी, किसी के शादी में किया होगा, किसी के बर्थडे में किया होगा, किसी के मुंडन सेरेमनी में किया होगा, पता नहीं किस किस चीजों के लिए। हमेशा हम दूसरों के लिए डांस करते हैं, खुद के लिए कभी डांस करके देखो, बहुत मजा आता है। एक टारगेट बनाओ किसको मेरे को अचीव करना है, अचीव कर लो। यू हैव टू बी योर ओन चीयर लीडर। कोई और चीयर लीडर आपकी लाइफ में नहीं आएगा। और एक बार नाम के आगे वो 3 लेटर लग जाए, लाइन लग जाएगी चीयर लीडर्स की। दैट्स माय प्रॉमिस, दैट्स माय प्रॉमिस। लेकिन तब तक खुद का चीयर लीडर खुद को बनना पड़ता है। और देयर इज नथिंग मोर ब्यूटीफुल देन यू योर ओन सेल्फ। आप बहुत ही खूबसूरत इंसान हैं। कई बार हम खुद को एंगेज नहीं करते हैं, अपने आप से बात नहीं करते हैं, अपने आप को ढूंढते नहीं हैं, और हमेशा छोटी छोटी चीज़ों से रुक जाते हैं। देखो, अगर मैं सही बोलूँ तो लाइफ में ना सिर्फ 2 ऑप्शन होते हैं आपके पास, तीसरा नहीं होता मेरे हिसाब से। आई थिंक आफ्टर स्पेंडिंग सो मेनी इयर्स डूइंग द सेम जॉब, आई हैव रियलाइज्ड दैट 2 ही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है भाग लो, और दूसरा ऑप्शन है भाग लो। समझ रहे हैं आप? तीसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एक बार जब आपने उतर गए हैं मैदान में, एक बार रिंग में घुस गए हैं, तो अंदर उतरने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि लड़ने का मन नहीं कर रहा है, आज आई डोंट वांट टू फाइट। क्योंकि दूसरा जो अंदर है ना, दूसरा जो अंदर है उसका तो बहुत लड़ने का मन है। तो यू जस्ट हैव गॉट बाइनरी चॉइस, या तो भाग लो या भाग लो। खुद चुन लो कि कौन सा चुनना है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। और इसके बाद एक और चीज बताना चाहूंगा, एक और काम मत करो। आज सारा लेक्चर मेरा लगता है सब नहीं पे ही जा रहा है।
एक और काम मत करो, उसमें क्या करते हैं लोग कि मटेरियल बहुत इकट्ठा करते हैं। देखो जब मैंने 92 में स्टार्ट किया था तो देयर वाज अ सीरियस प्रॉब्लम ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना थी नहीं, गूगल पैदा नहीं हुआ था, और आई स्कैंटी वाज द प्रॉब्लम, अब प्लेंटी इज अ बिगर प्रॉब्लम। इतनी सारी सामग्री, इतनी सारी जानकारी है कि आप इकट्ठा ही करते रहे, कलेक्ट करते रहे। अब बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनने की जगह मटेरियल कलेक्टर बन जाते हैं। अगर कुछ बनना है तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बने, आप मटेरियल कलेक्टर क्यों बनते हैं? बहुत सारे लोग इकट्ठा कर लेते हैं, इतनी सारी सामग्री इकट्ठा कर लेते हैं कि दैट डजंट रियली वर्क। आई थिंक आपको मैं एक चीज बताऊंगा यहाँ पे जो कि बहुत ही नेग्लेक्टेड पार्ट है, और उस पर काम करो। डू नॉट जस्ट कंसंट्रेट ऑन कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। कितना चाहिए आपको? 52% इज गुड इनफ टू टॉप द कंट्री, दैट्स व्हाट हैज बीन द ट्रेंड। तो मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि एक नेग्लेक्टेड पार्ट है आपकी पूरी प्रिपरेशन की, वो है स्किल। और हम लोग हमेशा ये समझते हैं कि हमारे पास जानकारी है तो उसका हम यूज कर लेंगे। स्किल पास ऑन नहीं की जा सकती है, इंफॉर्मेशन पास ऑन की जा सकती है। मैं आपको एक सूचना दे सकता हूं कि न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। सबको मिल गया, शायद सबको पहले से पता था। मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट न्यू दिल्ली बीइंग द कैपिटल ऑफ इंडिया? आपको क्या लगता है सब लोग एक जैसे जवाब देंगे? जानकारी सबके पास बराबर थी, लेकिन जो कमी रह गई थी वो स्किल सबके पास अलग अलग है। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, इस समय जानकारी इतनी होती है कि सब लोग ना पूरी जानकारी पे पूरा टाइम लगा देते हैं, जस्ट कीप ऑन कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, और उन्हें लगता है कि गाने के बोल सबके लिख लिए हैं तो आई कैन बी ए गुड सिंगर ऑल्सो। ऐसा नहीं है, दोनों में बहुत अंतर है। जानकारी है और आप बहुत स्किल है इसके पीछे बेटा। इसके आई थिंक आई सपोज जिन लोगों ने पास किया, आप उनसे बात करें, देखें तो उनको पता लगेगा। जानकारी एक चीज है एंड आंसरिंग दूसरी चीज है। पहली बात तो हमें पता ही नहीं लगता कई बार कि वो पूछा क्या है, क्वेश्चन ही नहीं पता लगता है कि पूछा क्या है, और क्वेश्चन अगर पता आपको नहीं लगता है तो हाउ कैन यू आंसर? अगर कोई आपको एक डिश का नाम बता दो जिसका नाम ही नहीं सुना है आपने, आपके किचन में सारी सामग्री होते हुए भी आप बना के नहीं ला सकते, लेकिन एक आध दो आइटम कम भी है और जिसको जानते हैं बनाना, स्किल है आपके पास, you can always produce a good dish, cut a good dish with fantastic umami in that। अगर आपको बनाना आता है तो प्लीज थोड़े स्किल पे काम करो। स्किल आपको मैं बताऊं कि अगर एक क्वेश्चन लिख लो आप, जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, जो बच्चे अभी 12th में पास करके अभी सुन रहे हैं मुझे, उनके लिए विशेष रूप से मैं बोलना चाहूँगा, जो अभी शुरुआत करने वाले हैं उनके लिए विशेष रूप से काम करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि स्किल धीरे धीरे आती है और उस पर तुरंत से काम शुरू कर दीजिए। मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाय द रूरल वुमेन विद रिगार्ड्स टू एम्पावरमेंट। Discuss the challenges of women faced in rural India towards empowerment। Full stop। ऐसे लगा दो आप क्वेश्चन। मैं बोलता हूँ कि इस क्वेश्चन पे आप 150 वर्ड लिख दो, 200 वर्ड लिख दो, उसके बाद क्वेश्चन को फाड़ दो, ऊपर से फाड़ दो और उसको अपने किसी दोस्त को दे दो, इसको बोलो इसको क्वेश्चन बनाओ। देखो आपका जो क्वेश्चन इवेल्युएट होता है ना, मेरी जनरेशन करती है, और हमने कितना डिस्कनेक्ट है आपको पता है। यू आर नियरली 1/3 ऑफ माई एज, और मेरा बैकग्राउंड, मेरी स्टडी, मेरा एजुकेशन, मेरा एक्सपीरियंस लाइफ का सब कुछ बिल्कुल अलग है। आपको मैं कहता हूँ कि अपने दोस्त को दे दो, बोलो कि उसका क्वेश्चन बनाओ, और आपका दोस्त जो आपका जैसा है, आपका इतना अनुभव है, उतना ही पढ़ लिखा है, वो बनाकर संभवतः आपको देगा। इस पर मुझे लगता है कि आपने लिखा है कि वुमेन प्रॉब्लम इन इंडिया। हो सकता है वो बोले कि रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया, हो सकता है कि वो कुछ और बोले, हो सकता है कि एग्रीकल्चरल पोटेंशियल ऑफ इंडिया। ऐसा खूब होगा, आप चाहो तो प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। आप एक चीज जरूर ध्यान रखना, लिखना और आंसर, राइटिंग एंड आंसरिंग आर टू डिफरेंट थिंग। और आप ये देख लो कि आप जो लिखा है आपने, उसके नंबर नहीं मिलते हैं, जो उसके समझ में आता है उसके नंबर मिलते हैं ना। अगर उसको समझ में आ रहा है कि रूरल डेवलपमेंट प्रॉब्लम इन इंडिया, तो कैसे वो उसको मार्क्स मिलेगा चैलेंजेस ऑफ और डिस्कस द चैलेंजेस? ये तो बहुत अलग हो गया ना। आई थिंक आपके पास बिल्कुल क्लियर एक चॉइस रहेगा उस टाइम में, और ध्यान से सुनना, उसको करना। आपको क्या करना है? अपना फ्रेंड बदल दो, है ना।
जो फ्रेंड आपको समझ नहीं सकता है वो आपका फ्रेंड थोड़ी कहलाने के लायक है. चेंज योर फ्रेंड and keep changing your friend, keep changing, keep writing, keep changing your friend till the time you find a friend who understands you. I hope you understand. The problem is not with the friend, problem is with you. And if you have been practicing enough, जो चीज आप बोलते हैं लोगों को वही चीज समझ में आती है. और स्किल तो रियाज की चीज है. हमारे घर में हम सबकी मदर्स बेस्ट कुक होती हैं. हमारी अम्मी भी बेस्ट कुक है अपने घर के लिए. कभी भी किसी भी फैमिली में मैंने ऐसा सुना नहीं, हालांकि कुछ एक्सेप्शन होते हैं. मैं अपने फैमिली में मैं बेस्ट कुक हूँ, अपने आप को डिक्लेयर कर रखा है. सो नॉर्मली आप देखेंगे कि मदर्स आर द बेस्ट कुक इन एवरी फैमिली. कभी भी सुना नहीं होगा कि बहू इज द बेस्ट कुक ऑफ द फैमिली. सुना किसी ने? कभी नहीं होता है. क्यों होता है ऐसा? वो इसलिए होता है कि जब तक आप टेस्ट बर्ड डेवलप कर रहे थे तब तक उन्होंने इतनी प्रैक्टिस कर ली थी. एंड शी एक्चुअली इज द बेस्ट कुक इन द कंट्री. मतलब कि प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है और ये स्किल है, इसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है. स्किल इज ऑलवेज अक्वायर्ड. और जितनी प्रैक्टिस करेंगे और अगर कुछ गाइडेंस मिल रहा है आपको, डेफिनेटली उसके सारे आप यू कैन ऑलवेज करेक्ट इट एंड कीप राइटिंग, बिकॉज ये एक बहुत ही नेग्लेक्टेड पार्ट है पूरी तैयारी का. मेरे ख्याल में अगर मुझे छोड़ दिया जाए तो मैं बोलता ही रहूँगा. एंड आई नो आपके कुछ क्वेश्चंस भी होंगे संभवतः. I think we can take those questions also. But एक बार छोटा सा मैं आपको बता दूं मैं क्या अभी आपसे मैं बात करना चाह रहा था. मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि आप कभी भी कंफ्यूजन मत रखिए, अपना टारगेट क्लियर रखिए और जो भी लक्ष्य बनाया है उसमें अपना निवेश करना शुरू कीजिए. डू नॉट फोकस ऑन टास्क, फोकस ऑन टाइम, क्योंकि टाइम से ही सब कुछ बना हुआ है. टाइम इज इम्पॉर्टेंट. और नॉर्मली लोग बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट की समस्या है, वो समस्या गलत है. आपको अगर समस्या है तो मुझे बताएंगे. और बाधाएं आएंगी, दिक्कतें आएंगी, सबको दिक्कत रहती है, आपको भी दिक्कत रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. दिक्कत सबकी कॉमन है, लेकिन अगर कैसे आप उससे निकलते हैं, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू माइंड. इज एनीबॉडी हैविंग एनी क्वेश्चन हियर? कुछ क्वेश्चन है तो आई थिंक आई लाइक टू यूज माय इवनिंग टू एड्रेस दैट. आप